हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पिछली कहानी बेसहारा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो के दूसरे भाग में हमने देखा कि शोभा अस्पताल में अचानक बेहोश हो जाती है और फिर पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तो चलिए अब जानते हैं आगे क्या होता है। करुणा अपना सारा दुख भूलकर पूरी लगन से अपने काम में डूब गई थी। धीरे धीरे उसने पूरे अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। पूरे दिन उसे एक पल भी चैन नहीं मिलता, फिर भी वह हर मरीज के पास जाकर उनका हाल चाल पूछती, उनकी देखभाल करती। उसका सेवा भाव देखकर मरीज और उनके परिवार वाले उसकी बहुत सराहना करते। कभी कभी तो वह रात में घर न जाकर अस्पताल में ही रुक जाती और अपने काम में जुटी रहती। शोभा उसे फोन पर प्यार भरी डांट लगाती, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, कभी खुद का भी ध्यान रख लिया कर। लेकिन करुणा मुस्कुराते हुए कहती, बहन, ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है। जिस दर्द से मैं निकली हूँ वह इन लोगों के दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे सुकून और खुशी मिलती है। शोभा भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, वह घर पर ही रहने लगी। करुणा हर सुबह उठकर पूरे घर का नाश्ता और खाना बनाकर अस्पताल चली जाती। उसने एक नर्स को शोभा की देखभाल के लिए घर पर रख लिया था, ताकि शोभा को किसी बात की कमी न हो। करुणा और करण अक्सर साथ में लंच करते और वो करण के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती। जिस परिवार ने उसे सहारा दिया, उनके प्रति उसकी सेवा ही उसका धन्यवाद था। हर महीने करुणा को अस्पताल से सैलरी मिलती और वह कई बार कोशिश करती कि घर के खर्च में कुछ पैसे दे सके, लेकिन शोभा सख्ती से मना कर देती और कहती, ये पैसे अपने पास ही रख। यहाँ तक कि उसने करुणा के गहने भी बैंक के लॉकर में सुरक्षित रखवा दिए। करुणा की जिंदगी अब बस मरीजों की सेवा में ही समर्पित हो गई थी। एक दिन करुणा रजिस्टर चेक कर रही थी कि उसे लगा पिछले कुछ महीनों से अस्पताल के खर्चे बढ़ गए हैं। उसने तुरंत अकाउंट सेक्शन में जाकर सुबोध से बात की, जो अस्पताल का अनुभवी अकाउंटेंट था। करुणा ने उससे सवाल किया तो सुबोध ने चिंता भरे स्वर में बताया, करुणा जी, मैंने कई बार करण सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे अस्पताल में जितने मरीज हैं, उसके हिसाब से दवाएं और बाकी सामान बहुत ज्यादा मंगवाया जा रहा है, और यह सब कहाँ जा रहा है इसका पता ही नहीं लग पा रहा है। करुणा ने गहरी सांस लेकर कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। सुबोध जी, आपको मेरा साथ देना होगा, मैं उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। सुबोध ने सहमति जताते हुए कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है और शुरू से ही यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन जब से शोभा जी की जगह नई डॉक्टर मिस अंजलि आई हैं, उन्होंने सारे ऑर्डर पास करना शुरू कर दिया है। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा सामान यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। करुणा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? सुबोध ने चिंता जताते हुए कहा, मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन करुणा ने सीधे अंजलि से सवाल किया, अंजलि जी, जो स्टॉक आप मंगवाती हैं, उसका आधा कहाँ जाता है? ये सुनकर अंजलि हड़बड़ा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, यहाँ पूरा स्टॉक आता है और यही इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। गुस्से में भरी अंजलि करण के केबिन में जा पहुंची। देखिए सर, ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। करण ने स्थिति जानने के लिए करुणा से बात की और करुणा ने सुबोध से मिली जानकारी को उसे बताने की कोशिश की। करण ने सुबोध को बुलाया और मामले की तहकीकात की, लेकिन अंजलि के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अंजलि बार बार सुबोध पर ही इल्जाम लगाती रही और उसकी बातों से करण ने अंततः सुबोध को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया। करुणा ने करण को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। इस घटना से करुणा के मन को गहरा आघात लगा। वह बाहर जाकर सुबोध से माफी मांगते हुए बोली, सुबोध जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सबूत ढूंढने के बाद ही इल्जाम लगाना चाहिए था। मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई।
सुबोध ने मुस्कुराते हुए करुणा को सांत्वना दी। अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब अंजलि की चाल है। करण सर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। सुबोध के शब्दों में तो आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा दर्द झलक रहा था। सुबोध चला गया और करुणा का मन उदास हो गया। उसके दिल में अपराधबोध ने जगह बना ली थी। उसे लगा कि कहीं न कहीं सुबोध की नौकरी खोने का जिम्मेदार वही है, लेकिन कर भी क्या सकती थी। आखिरकार हॉस्पिटल का मालिक करण था और आखिरी फैसला उसका ही माना जाता था। करण के इस फैसले ने करुणा के मन में उसके प्रति एक दीवार खींच दी थी, जो दूर होते हुए भी एक बोझ की तरह थी। फिर भी करुणा ने हिम्मत नहीं हारी। वो समय समय पर सुबोध को फोन करके उसकी नौकरी के बारे में पूछती रहती, उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती। लेकिन 2 महीने तक सुबोध को नौकरी नहीं मिली और वह धीरे धीरे अपने गांव लौटने का विचार करने लगा। करुणा हर बार उसे दिलासा देती, हिम्मत मत हारिए सुबोध जी, जल्द ही आपको कहीं और अच्छा काम मिलेगा। फिर एक दिन सुबोध का फोन आया। उसकी आवाज में खुशी की झलक थी। करुणा जी, मुझे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। ये सुनकर करुणा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा जैसे उसके मन से कुछ अपराधबोध का बोझ उतर गया हो। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। करुणा फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। हॉस्पिटल का काम और घर पर शोभा का ख्याल रखना, बस इसी में उसका दिन बीत जाता। इसी दौरान शोभा की तबीयत भी अब ऐसी नहीं रही थी कि वो आराम से चल फिर सके। एक दिन उसने करुणा से विनम्रता से कहा, करुणा, मैं तुझे परेशान कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या तू करण का थोड़ा काम भी संभाल सकती है? जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें व्यवस्थित रखना। करण ये सब खुद नहीं कर पाएगा। करुणा ने शोभा का हाथ थामते हुए प्यार से कहा, शोभा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जीजाजी को किसी बात की परेशानी नहीं होने दूंगी। करुणा ने शोभा की हर जिम्मेदारी को अपना मान लिया था और शोभा को उसके साथ से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन शोभा ने करुणा से सवाल किया, करुणा, क्या तेरा मन नहीं करता कि कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में कुछ पता करे? आखिर वहाँ भी तेरा हक है, तेरा हिस्सा है। करुणा के चेहरे पर एक हल्की उदासी छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं शोभा, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहाँ सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा, यही कि मैं घर से भाग गई हूँ। मेरे रिश्तेदार, ताऊ ताई सभी मुझे कोसते होंगे। वैसे भी उस घर में अब बचा ही क्या होगा, ताऊ ने सब हड़प लिया होगा। शोभा ने करुणा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं करुणा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होते ही तुझे वहाँ लेकर जाऊंगी और तेरा हिस्सा बेचकर तुझे तेरे पैसे दिलवा दूंगी। करुणा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं शोभा, मैं उन बातों को याद कर फिर से परेशान नहीं होना चाहती। यहाँ तुम्हारे साथ मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मरीजों की सेवा ही मेरे लिए सब कुछ है। यही मेरे दिल का दर्द मिटाने का तरीका है। इतना कहकर करुणा की आंखों में आंसू भर आए। शोभा ने उसे अपने पास खींचकर धीरे से कहा, अच्छा, अब रो मत। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। करुणा ने आंखें पोंछ ली और फिर उसने शोभा को नाश्ता दिया और चुपचाप घर के बाकी कामों में जुट गई। सारे काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी अस्पताल चली गई। कुछ देर बाद जब करण शोभा के पास आया तो शोभा ने उससे कहा, करण, हमें करुणा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वह हमारे लिए बोझ है। करण ने कुछ सोचा और फिर बोला, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और थोड़ा लोन लेकर उसके लिए एक घर खरीद दें। वैसे भी वह अपनी सैलरी का कोई इस्तेमाल नहीं करती। शोभा ने करण की बात पर सहमति जताई और कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने करुणा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव वापस जाना ही नहीं चाहती। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा। उसे बस साइन करने के लिए कोर्ट जाना होगा। तुम बस करुणा को इसके लिए मना लो। शोभा ने खुशी से कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा।
इससे उसका खुद का घर हो जाएगा। फिर चाहे वह यहाँ रहे या अपने नए घर में, कम से कम उसे यह एहसास तो होगा कि उसका भी एक ठिकाना है जहाँ वह अपनी तरह से जी सके। करण तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। शोभा करुणा के बारे में सोच रही थी कि करुणा का मकान का काम हो जाए तो वो कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन अचानक शोभा को तकलीफ होने लगी। रात को करुणा उसके पास ही थी। शोभा दर्द से कराहते हुए बोली, करुणा उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। करुणा ने घबराते हुए जल्दी से करण को उठाया। दोनों मिलकर जल्दबाजी में शोभा को हॉस्पिटल ले गए। करण और करुणा की आंखों में चिंता और बेचैनी थी, जैसे किसी अनहोनी का डर उनके दिल में बैठ गया हो। शोभा दर्द से कराह रही थी और दोनों उसकी हालत देखकर परेशान थे। रात के करीब 2 बजे अचानक हॉस्पिटल में खुशियों की लहर दौड़ गई। शोभा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। करुणा और करण की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके चेहरों पर सुकून और उत्साह का भाव उभर आया। करुणा ने प्यार से करण की ओर देखा और कहा, जीजा जी, शोभा ने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाकर रखे हैं, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। करण ने उसकी फिक्र करते हुए नरमाई से कहा, नहीं, रात में अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी शोभा अभी सो रही है और डॉक्टर उसके पास हैं। करण करुणा को लेकर घर लौट आता है। करुणा शोभा के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े ढूंढने लगती है। तभी करण अचानक वहां आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और अनकही बातें झलकती हैं जब वो कहता है, करुणा, तुम कब तक अकेली रहोगी? मेरा मतलब है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना कहते हुए वह करुणा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगता है। करुणा अचानक इस बर्ताव से स्तब्ध रह जाती है। उसे करण से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दिल में डर और अपमान से भरी वह घबराहट में खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर करण की पकड़ मजबूत होती जा रही थी और उसकी नीयत अब साफ दिखाई देने लगी थी। हिम्मत जुटाकर करुणा उसे जोर से धक्का देती है, लेकिन जब वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता तो अचानक उसका हाथ उठता है और करण के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ता है। करुणा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कमीनों, तुम सब एक जैसे हो, जानवर हो तुम। मेरे देवर और तुझमें कोई फर्क नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए तुम्हें। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए? अपने आंसुओं को रोकते हुए करुणा तेजी से सारी चीजें छोड़कर बेडरूम से बाहर निकल आई। वो सन और गुस्से में थी, जैसे इस घुटन से बाहर निकलना चाहती हो। करण भी उसे पकड़ने के लिए बाहर आ जाता है। तभी अचानक डोरबेल की आवाज गूंजती है। करण घबराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। करुणा अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़ा हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने आकर कहता है, साहब जल्दी आइए, आपका बच्चा नहीं बचा। उसे अचानक जोर की हिचकी आए और वो चला गया। ये सुनकर करण घबरा गया। करुणा ने आंखें लाल करते हुए करण की ओर देखा, जैसे वो उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसके बेटे को मिल गई। करण ने एक नजर करुणा की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी व्यथा का आभास उसे हुआ। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर करुणा ने एक सूटकेस में उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी शोभा की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई। करुणा शोभा के घर से बाहर निकलते ही अंधेरी रात में खो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। एक तरफ उसने आगे की ओर देखा तो हॉस्पिटल दिखाई दिया। वहाँ शोभा पता नहीं किस हाल में होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। ये सोचकर उसके पैर हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी उसके हाथ में सूटकेस का ध्यान आया और करण का घिनौना चेहरा सामने आ गया।
करुणा ने सोचा, शोभा कभी भी उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी। करण अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पर कुछ भी इल्जाम लगा देगा, जिसे गलत साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। शोभा जैसी अच्छी सहेली को खोने का डर उसे था, लेकिन अब वह इस सब में दोबारा नहीं फंसना चाहती थी। नफरत ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। यही सब सोचकर उसके कदम रुक गए और वह दूसरी ओर मुड़ गई। उसके पास कुछ पैसे थे और एक अच्छी खासी रकम बैंक में भी थी। उसने अपना फोन निकाला और एक अच्छे होटल के लिए कैब बुक की। कुछ ही देर में कैब आ गई। वो उसमें बैठकर होटल पहुंच गई। होटल पहुंचकर उसने चेक इन किया और होटल के रिसेप्शन पर हिदायत दी कि कोई भी उसके बारे में पूछे तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाए। अपने कमरे में पहुंचकर करुणा बेड पर बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसकी असहायता और दुख की गहराई को दर्शा रहे थे। आगे उसे अंधेरा ही नजर आ रहा था। आज तक उसने जो भी सहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बार फिर से वह बेसहारा हो चुकी थी और यह एहसास उसे अंदर तक तोड़ रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी उसका अपना नहीं था। वह बहुत कुछ सोच रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जीना ही क्यों चाहती है। अब है कौन उसकी जिंदगी में? क्यों न मौत को ही गले लगाकर हमेशा के लिए इस सब से पीछा छुड़ा ले। इस विचार ने उसके मन में एक ठंडी सिहरन पैदा कर दी। वह अपनी बेबसी और अकेलेपन के एहसास में डूबी रही। बहुत देर तक यही सब विचार करती रही, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी यह कदम उठाने के लिए। घबराहट, चिड़चिड़ापन और अंदर की घुटन ने उसे बहुत थका दिया। वह बेड पर लेटी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी, अपनी खुशियों को याद करते हुए, जो अब सिर्फ एक अधूरी ख्वाब बनकर रह गई थीं। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह करुणा की आंख खुली तो 12 बज चुके थे। वह जानती थी कि शोभा उसे न पाकर बहुत परेशान हो रही होगी और करण को उसे ढूंढने भेजा होगा, लेकिन वह अब शोभा से भी मिलना नहीं चाह रही थी। करुणा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह अपने आप को किसी अंधेरे कोने में छुपाना चाहती हो। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उठी तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल दोपहर से उसने कुछ खाया नहीं था और रात भर रोती रही। उसकी भूख भी जैसे दर्द में बदल गई थी। एक गहरी उदासी ने उसे जकड़ लिया था। उसने फोन पर नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता आ गया, लेकिन उसे उसमें से कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसने नाश्ता किया, लेकिन उसका मन उसे बिल्कुल नहीं भा रहा था। इसके बाद वह नहाने चली गई। कुछ ही देर में वह नहा धोकर तैयार हो गई, लेकिन अब उसे चिंता होने लगी थी। उसे जल्दी कोई फैसला लेना होगा। होटल में कब तक रह सकती है? आगे जीवन में क्या करना है? कहाँ जाना है? यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। शाम को उसने खाना ऑर्डर किया, लेकिन खाना उससे खाया नहीं गया। थोड़ा सा खाकर उसने वापस कर दिया। बेड पर बैठे बैठे उसके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे। एक बार मन किया जाकर शोभा से मिलाए। उसके इतने एहसान थे उस पर, लेकिन वो किस मुंह से उससे बात करेगी? कैसे अपने पति पर इल्जाम लगाएगी? उसके साथ ही अगर शोभा ने उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शोभा अब उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। ये ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा था, जैसे किसी ने उसके दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका एकमात्र सहारा भी उससे छिन गया हो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह अपना फोन देखने लगी। फोन देखते देखते उसे सुबोध का नंबर दिखाई दिया। करुणा के मन में एक विचार आया, क्यों न जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया जाए। सुबोध से बात करती हूँ, शायद कहीं जॉब लगवा दे। इससे उसका सेवा करने का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जीने के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। वह सोच ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आया कि उसके पास तो कोई डिग्री या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है। उसे हॉस्पिटल में नौकरी कैसे मिलेगी? ये सोचकर वह और परेशान हो गई। कुछ देर सोच विचार करने के बाद करुणा ने सोचा, एक बार पूछने में क्या जाता है। सुबोध को तो उसके बारे में सब पता है। करुणा ने सुबोध को फोन मिलाया। सुबोध,
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सुबोध बहुत खुश हुआ और बोला, करुणा, मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ क्या बात है? करुणा ने सुबोध से कहा, सुबोध, मुझे नौकरी चाहिए थी। मैंने वो हॉस्पिटल और शोभा का घर छोड़ दिया है। मैं एक होटल में हूँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, न ही इसका कारण पूछना। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सुबोध बोला, करुणा, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने हॉस्पिटल में बात करता हूँ। यहाँ बात नहीं बनी तो मेरी कई हॉस्पिटल में जान पहचान है, कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाएगी। करुणा ने हिदायत देते हुए कहा, लेकिन सुबोध, तुम तो जानते हो मेरे पास केवल एक्सपीरियंस है, कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास। सुबोध ने भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे बस एक दिन का समय दो। और हाँ, अगर कुछ पैसे वगैरह या कोई और मदद चाहिए हो तो बताओ। करुणा के दिल में सुबोध के शब्दों ने एक नई उम्मीद जगाई। उसके मन में जो निराशा थी वह थोड़ी कम हुई। सुबोध की मदद से शायद वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि उम्मीद और राहत के थे। उसकी स्थिति में थोड़ी सी भी बदलाव आने की संभावना ने उसे एक नई ऊर्जा दी और वह खुद को फिर से जीने की राह पर चलने के लिए तैयार महसूस कर रही थी। करुणा ने कहा, तुमने पूछा मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास पैसे हैं। तुम चिंता मत करो, बस एक बात याद रखना, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है वे लोग मुझे ढूंढने निकलेंगे। मैं उन्हें बिना बताए निकल आई हूँ। सुबोध ने उसे तसल्ली दी कि वो किसी से यह राज नहीं खोलेगा। सुबोध से बात करके करुणा को बहुत अच्छा लगा, जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। अगले दिन दोपहर को सुबोध का फोन आया, करुणा, मैंने अपने ही हॉस्पिटल में बात कर ली है, तुम एक बार यहाँ आकर मिल सकती हो, मैंने उन्हें सब बता दिया है, क्या तुम अभी आ सकती हो? करुणा ने हाँ बोल दिया। उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। वो तैयार होकर कुछ ही देर में सुबोध के हॉस्पिटल में पहुंच गई। करुणा का इंटरव्यू चल रहा था। वो सारे सवालों के ढंग से जवाब दे रही थी, पर उसके दिल में एक हलचल थी। सुबोध भी उसके साथ था, उसका सहारा बनकर। सुबोध ने करुणा की जिम्मेदारी लेते हुए इंटरव्यू लेने वालों को मना लिया, जिससे उसे आत्मविश्वास मिला। करुणा को 3 महीने के ट्रायल के लिए रखा गया। अगर उसका काम उन्हें पसंद आया तो वे उसे रख लेंगे। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी और इंटरव्यू के बाद सुबोध करुणा को बाहर तक छोड़ने आया। सुबोध बोला, करुणा, मैं जानता हूँ तुम बहुत सेवा भाव से काम करती हो। तुम 3 महीने में सबका दिल जीत लोगी। अब रहने का क्या करना है? होटल तो बहुत महंगा पड़ रहा होगा। तुम कहो तो मैं अपने फ्लैट के आसपास कोई फ्लैट किराए पर लेने के लिए बात करूं। वहां से हॉस्पिटल भी पास पड़ेगा। करुणा ने हाँ में सिर हिलाया। उसके मन में सुबोध की मदद के लिए आभार था। सुबोध से विदा लेकर वह वापस होटल आ गई। उसके दिल में नई आशा और संकल्प का सागर था। उसी दिन शाम के समय सुबोध का फोन आया। उसने बताया, एक फ्लैट किराए पर मिल गया है, तुम चाहो तो देख लो। करुणा ने उत्सुकता से बोला, तुमने देख लिया तो ठीक ही होगा, मैं कल सामान लेकर आ जाती हूँ। मैं अभी तुम्हें रेंट भेज देती हूँ। अगले दिन करुणा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और होटल से चेकआउट करके सुबोध के बताए पते पर पहुँच गई। सुबोध उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। करुणा को लेकर वह फ्लैट में पहुँच गया। सुबोध ने थोड़ी मायूसी में कहा, करुणा, जल्दी में ऐसा ही ढूंढ पाया, कुछ दिन यहाँ निकाल लो, फिर कहीं ढंग का फ्लैट देख लेंगे। करुणा ने सच्चे मन से उत्तर दिया, सुबोध, तुमने मेरे लिए जो किया है वो बहुत है, ये भी कोई बुरा नहीं है। करुणा और सुबोध दोनों नीचे आ जाते हैं। पास ही में हॉस्पिटल था। दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में सुबोध करुणा को हॉस्पिटल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देता जा रहा था, जिससे वह जल्द से जल्द काम समझ जाए। आगे क्या होता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्या उस अस्पताल में करुणा अच्छे से काम करती है?
और आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।